स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथमेटिक्स के कुछ डाउट क्वेश्चंस आज कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको कंटिन्यू करेंगे साइंस को। जो डाउट हैं बच्चों के उनको पहले कवर कर रहे हैं। तो टू स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम, इसका एक डाउट है, एक बच्चे ने पूछा है, तो वो कवर कर देते हैं। एक सवाल हमने किया था सिंप्लीफाई, एक्सरसाइज NCERT का सवाल है ये, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें था फाइंड। और फाइंड में 9 की पावर 3/2 अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये सवाल है। तो ये बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। करना यह है कि ये जो 9 है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो हालांकि हमें पता है कि इसका 3 × 3 आता है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस ये कैसे करना है इसलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 जा, अल्टीमेटली आपको क्या मिला, 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बाहर आ गया 3/2। फिर यहाँ पर रूल लगेगा एक्सपोनेंट एंड पावर का कि a की पावर n होल मल्टीप्लाइड बाय m कैन बी रिटन एज a की पावर n इंटू m। बस इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। लगा देंगे तो 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3 की पावर 3, विच इज़ इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये बात क्लियर हो गई। कौन सा? सेम कंसेप्ट है। आपने इसमें भी बोला ना मुझे कि फ्रैक्शन वाला था, नहीं समझ में आया। कौन सा? आप मुझे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। थर्ड का फर्स्ट क्लास में तो करवाया था बेटा, इसमें कुछ नहीं। और उसके बाद आपने ऐसा मतलब एक्सप्रेशन दिया था कि हाँ याद आ गया या समझ में आ गया, है ना। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा या याद आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और इसका पहला सवाल, तो पहला सवाल है 2 to the power 2/3, और मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट का मतलब है 2 की पावर 1/5। यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा, a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर m विच इज़ इक्वल टू a की पावर n प्लस m। याद आया है ना? कर लोगे कि बताएं आगे? ओके। तो जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करें तो उसको हाईलाइट करें, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट इसमें? और किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक। सो यहाँ पर हम वो मैथ्स का पार्ट कंप्लीट करके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर J.J. थॉमसन का मॉडल एटम का। तो उसमें हम लोगों ने देखा वाटरमेलन मॉडल होता है, या क्रिसमस पुडिंग कह लो, इस टाइप का एक मॉडल है उनका, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर J.J. थॉमसन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम शुड बी, मतलब मे बी, क्योंकि एक पॉस्टुलेट है ना, पॉस्टुलेट का मतलब अवधारणा, ये उनकी अपनी एक अवधारणा थी, ठीक है, कि एटम कैसा होगा। तो उनका कहना था एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो इस टाइप से उन्होंने एक मॉडल दिया था, और लास्ट क्लास में हमने उसको लिखा भी था। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग कैनाल रेज, बिकॉज विथ डेवलपमेंट हुआ ये, आप लोग नोट करना शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट नोट करना शुरू कर दें बेटा।
तो कैनाल रेज जो हैं बेसिकली दिस इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हुआ क्या था कि डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक परफोरेटेड एनोड ले लिया, परफोरेटेड एनोड ले लिया। अब कैथोड रेज वो तो डेवलप हो चुकी थी, मतलब निकल ही रही थी, उनको तो देख भी लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था। इस तरफ से कैथोड रेज निकल रही हैं, कैथोड रेज आई और वो जो परफोरेटेड एनोड है उसको भी पार करके यहाँ से कुछ रेज निकलने लगी। तो अगर यहाँ पर उसे समाप्त हो जाना था कैनाल रेज को तो ख़त्म हो जाती, कैथोड रेज तो टर्मिनेट हो जाती, लेकिन यहाँ से कुछ रेज और आगे निकल गई। इस पर जब उन्होंने विचार किया कि ये क्या है, तो उन्होंने इसको नाम दिया दैट इट कुड बी कैनाल रेज। क्योंकि कैनाल शब्द कहाँ से आया, इनमें जो परफोरेशन था, आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे वो भिंडी होती है ना, भिंडी के बीच में अगर आप बीजों को निकाल लें तो उसमें छेद आपको नज़र आएंगे, इस टाइप से उसका उन्होंने एक एनोड बनाया था। एक्चुअली परफोरेटेड शब्द का अर्थ होता है जैसे स्पंज होता है, स्पंज का जो स्ट्रक्चर है वो होता है परफोरेटेड, ठीक है। तो परफोरेटेड एनोड लिया गया, लेकिन आप जितने भी डायग्राम देखेंगे उन सब में ऐसा दिखाएगा जैसे भिंडी है, बीच में से छेद हैं और इनमें से रेज बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखना शुरू करें, लिखें। सो व्हाट आर कैनाल रेज? इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, लिखिए क्या हुआ, हाँ ओके। तो कैनाल रेज बेसिकली क्या है, तो इसका आंसर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है कि इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टिन इन 1886, ये गोल्डस्टिन का एक्सपेरिमेंट था, 1886, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज। अब ये गैस डिस्चार्ज क्या मतलब है, वही डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा सेटअप चेंज किया गया था। एंड कॉल्ड दैम कैनाल रेज, इनको कैनाल रेज नाम दिया गया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। इससे एक दूसरा सब एटॉमिक, मतलब अनदर क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला एटॉमिक पार्टिकल कौन सा निकला, दैट वाज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली खोज जो हुई वो इलेक्ट्रॉन की हुई थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब उसके बाद हाँ वो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, करेक्ट। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें अब एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल की चर्चा शुरू हुई, और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल था दैट वाज प्रीडोमिनेंटली अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से आज जानते हैं। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन या साइन, ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं तो इसका चार्ज पॉजिटिव था, साइन ऑपोजिट हो गई, और मैग्नीट्यूड कितना था, तो दोनों बराबर थे, इट वॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर बताना थोड़ा सा प्रासंगिक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। किसी को मालूम है चार्ज कितना होता है, कहीं स्कूल में पढ़ा हो, बुक में पढ़ा हो, एनीवन? नहीं पढ़ा है, स्कूल में भी हुआ नहीं है मतलब, है ना, ओके, बताया नहीं गया, अरे 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 अरे, ओके। तो इसे हम नोट कर लेंगे, इस पर जो चार्ज होता है उसे या तो हम ई से डिनोट करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो कूलम्बिक चार्ज है ये, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है। तो और ये ऐसा ही यूनिट है, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट चार्ज की, कूलम, हाँ, इलेक्ट्रॉन की नहीं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है तो उसकी वैल्यू है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, ओके। तो कॉपी को लेकर जो बात हो रही है वो गलत हो रही है बेटा, कि आप होमवर्क कॉपी में ही नोट्स बना रहे हैं, गलत है। नोट्स मुझे अलग चाहिए,
ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग नोट्स की एक अलग कॉपी बनाएं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। देखिए क्या है, 9th क्लास को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। 9th एक ट्रांजिशन होता है अपने लाइफ में। पहला ट्रांजिशन आपके लाइफ में आता है जब आप क्लास 6th में जाते हैं, और ये दूसरा ट्रांजिशन है जब आप 9th में आते हैं। इसके बाद अगला ट्रांजिशन आएगा जब आप 11th में जाएंगे। 9th 10th एक सा रहता है। मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो माहौल अभी 9th में है, यही पढ़ाई लिखाई का माहौल आपको अगले साल भी मिलेगा 10th में। तो 10th इज़ नॉट ट्रांजिशन, ठीक है। जो परिवर्तन आता है ना, कि 5th तक तो बड़ा इजी गोइंग लाइफ थी, फिर 6th में अचानक से चेंजेस आते हैं, है ना। एकदम से SST आ जाता है, साइंस आ जाता है, टीचर बोर्ड पे लिख के मिटाना शुरू कर देती है। ये एक ट्रांजिशन होता है ना। एलजेब्रा नाम की एक चीज़ आ जाती है मैथ्स में। ऐसी 9th जो है ना, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। और कुछ स्कूलों में, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, कुछ स्कूलों में 9th क्लास में फेल करने का भी प्रॉपर प्रावधान है। वो आपको 10th में नहीं जाने देंगे अगर 9th आपने प्रॉपरली नहीं निकाली तो। इसलिए थोड़े से गंभीर हो जाइए, बचपना छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं, उनको गंभीरता से लेना सीखो, ठीक है। अब बचपना नहीं है ये, ठीक, ओके। तो जो भी आपने होमवर्क कॉपी में नोट किया हुआ उसको इस कॉपी में मुझे कल दिखाइएगा, ओके। और इसको आप नोट करना शुरू करें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कैनाल रेस की, और मैंने इस पर बात आपको समझाई। अभी इसको रोक दो बेटा, अभी लिखना मत। अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो पहले, ठीक है, फिर लिखिएगा। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि गोल्डस्टिन नाम का एक साइंटिस्ट था जो डिस्चार्ज ट्यूब में उसने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, कि उसने जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर दिया, परफोरेट कर दिया, मतलब परफोरेटेड लिया, और उसमें से रेज कुछ बाहर निकलती हुई नज़र आई, जिसको उन्होंने कैनाल रेज नाम दिया। विच फर्दर जो स्टडीज़ हैं उसमें ये डेवलपमेंट सामने आया कि एक सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर चर्चा शुरू हुई, एंड दैट वाज प्रोटॉन, विच वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एवरी एटम वाज न्यूट्रल। सारे एटम कैसे थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब न तो पॉजिटिव न नेगेटिव। और अगर उनमें पहले हमने डिस्कवर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बराबरी अमाउंट में क्या हो रहे थे, प्रोटॉन भी थे। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट जब आया गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बाद, तो उन्होंने ये पाया कि जो चार्ज पार्टिकल उनको मिल रहे हैं वो कैसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज उस प्रोटॉन पर भी था, इसीलिए वो इक्वल होकर के न्यूट्रलाइज हो रहे थे। एंड साइन वॉज अपोजिट, बनी बात है, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। साइन वॉज अपोजिट। अब उस पर मैंने आप लोगों को अभी चर्चा में बताया कि उस पर चार्ज था कितना। तो ये जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। इसको, ये जो मैं नोट बताता हूँ, इनको मार्जिन पर आप लोग नोट कर लिया करें। अदर देन जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कुछ मटेरियल बताता हूँ मैं, तो उसको मार्जिन पर लिख लिया करें एज अ नोट, ठीक है। तो इसको अब लिख लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वेयर कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट है कूलम, कैपिटल C से डिनोट होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हुआ, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। सिमिलरली अब प्रोटॉन पर कितना होगा, बनी बात है, अगेन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। आप कहेंगे सर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया। भाई लगाना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगाएं और प्रोटॉन है तो प्लस लगाएं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड की, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट्स साइन। इसलिए अगर आप लिखते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज राइट, ओके। लेकिन अगर पेपर में MCQ में आ जाए, जी कहें, किसकी बेटा, कूलम, ये अच्छा सवाल है। कूलम की स्पेलिंग बताएं, ओके, बताता हूँ, मुझे भी रेफर करना पड़ेगा, कहीं गलत ना बता दूँ, ठीक है। COULAMB शायद होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। आई विल वेरीफाई एंड लेट यू नो, ठीक है, बुक्स में आपको मिल जाएगी, ओके। तो कूलम्ब जो है ये SI यूनिट है,
और चूंकि साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल सी से डिनोट होता है, कैपिटल लेटर। जितने भी साइंटिस्टों के नाम पर बनी हुई एसआई यूनिट्स हैं उन सब को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये भी एक जनरल नॉलेज है आपके लिए, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए कि एसआई यूनिट बाय द ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। ठीक है, चार्ज कितना लिया जाता है? +1 चार्ज ऐसे लेते हैं, और मास कितना लेते हैं? 1। ठीक है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नाउ सवाल उठता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल क्यों है? लगभग 2000 गुना, थोड़ा सा अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन और क्लियर बताऊं आपको, अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं, 2000 खुद एक अप्रॉक्सीमेशन है, लगभग 19,900 लगभग 75 के आसपास, इतने टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से। तो लगभग मोटा मोटा हिसाब ले लिया गया 2000 गुना चार्ज कम, मतलब उसका मास कम होता है, इतना हल्का होता है एटम। आगे बात समझ में? तो प्रोटॉन कैसा है? काफ़ी भारी है। प्रोटॉन कैसा है? काफ़ी भारी है। ठीक है, किसी को मालूम है प्रोटॉन का मास कितना होता है? नो आइडिया? इसको भी नोट किया जाए। इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻³ kg। 9.1 kg। अरे पावर में -31 बता रहे भैया, kg सुन के काहे परेशान हो रहे हैं? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इतना मास होता है, और इसका 2000 गुना कम ये होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, अब हमें थोड़ा सा समझ में ये आने लगेगा कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्यों भग जाता है। उसका मास इतना कम है कि वो अलग अलग मतलब बिल्कुल मूव कर सकता है। अब आप सोचिए, सूरज मूव करेगा या प्लैनेट्स मूव करेंगे या सैटेलाइट्स मूव करेंगे? डेफिनेटली प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, क्योंकि वो सूरज की तुलना में काफ़ी छोटे हैं। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार न्यूक्लियस जो है उसका मास काफ़ी अधिक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, अब हम जानते हैं ये सब तो, है ना? उस समय कोई नहीं जानता था। तो उसका चार्ज, उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का, वो लगभग 2000 गुना कम है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो को ये नोट्स लिख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। डेफिनेटली एक को अगर आपने +1 लिया है तो दूसरे को -1 लेंगे। अब ये एक बड़ी कन्वेंशनल सी बात है ना? कभी ये प्लस माइनस का खेल अपने दिमाग में आता है कि प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर ये कन्वेंशन है। अगर भगवान को हम प्लस कहते हैं तो राक्षस को माइनस कहते हैं, ये कन्वेंशन है। अच्छे व्यक्ति को प्लस दिया तो जो बुरा व्यक्ति उसको माइनस दे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब इसमें ना अच्छा है ना बुरा है, इसमें ना तो कोई अच्छा है ना बुरा है, लेकिन ये मान लिया गया कि भैया एनोड इज पॉजिटिव तो प्लस चार्ज। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि न्यूट्रल का कोई चार्ज, कोई मास नहीं होता क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चैडविक की कहानी आने वाली है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहाँ पर चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करने वाला है, और तब आपको पता लगेगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड दे बोथ रिसाइड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, ये दोनों कहाँ रिसाइड करते हैं? न्यूक्लियस में। ये आने वाला है, अभी हम पढ़ेंगे, पर चूंकि आपने सवाल पूछा तो आपको तुरंत जवाब दे दिया गया। ठीक है, तो मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल न्यूट्रॉन का। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसके पहले आपके सवाल के पहले कुछ बता रहा था, भूल गया। हाँ, प्लस और माइनस जो है ये केवल एक कन्वेंशन है। तो अगर चार्ज को हम बेसिक मान लो फंडामेंटल यूनिट, तो बोले क्या ले, इसको चलो +1 ले लो, इसको -1 ले लो।
लेकिन बाद में जब कूलम के साथ इसका कंपैरिजन किया गया तो पता लगा कि कूलम में कितना चार्ज है, मतलब कूलम्बिक चार्ज कितना होगा, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ कूलम ये चार्ज कितना है, तो ये चार्ज इज जस्ट 1.6 10⁻⁻19 कूलम. इज दैट ओके? बट conventionally it was taken as +1 -1 with respect to charge and their masses were taken as 1. अब यहाँ प्लस और माइनस नहीं आएगा, क्यों? मास कभी माइनस भी नहीं होता ना, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. आगे चल के हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स. उसमें हम और क्लियर करेंगे कि किस में साइन लगती है, किस में नहीं लगती है. तो 9th क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग टॉपिक है विच इज़ वेक्टर्स एंड स्केलर. ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में. एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की हैं. क्यूरियोसिटी भी ऑफ कोर्स खूब सारी होती है ना. कुछ पढ़ाते पढ़ाते बीच में कई सारे सवाल भी आते हैं. एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना बोलूँगा कि अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ क्योंकि वो टॉपिक आएगा. इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, चलिए. बेसिकली क्या होता है, 10th तक बहुत सारी क्यूरियोसिटी बनती है and 11th onwards you start getting answers to all your curiosity and all your questions and doubts. तो हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं अभी भी ये बताऊं कि इसके बारे में आपको 11th में या इसके बारे में 12th में पता लगेगा किसी टॉपिक के बारे में. ठीक है, बिकॉज आर सिलेबस इज़ क्वाइट लिमिटेड, इट इज़ बाउंडेड अंडर सर्टन बाउंड्रीज. इसको किसी बाउंड्री में बांध के रखा हुआ है, तो मैं डाउट्स को भी उसी परिधि में रखूँगा, उसी बाउंड्री में रखूँगा. आई विल नॉट स्टार्ट टेलिंग यू 11th एंड 12th सिलेबस की देखो ऐसा होता है इसलिए वो ऐसा होने वाला है. सो देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है, जो बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं एंड वी शुड एक्सेप्ट इट राइट नाउ. बट हाँ, फील फ्री टू आस्क. मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि भैया 11th में बताऊँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना. तो फिर 11th में पूछ लेना, फिर बता देंगे. ठीक है, कुछ कहना है? ओके, चलिए. तो हमने देखा कि जब इसकी खोज हुई तब क्या हुआ, मास को 1 लिया गया और चार्ज को +1 एंड -1 फॉर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली. ओके, देन यहाँ पर एक लाइन वो कंप्लीट कर रहा था मैं. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम for whereas electrons could easily be removed off but not protons. तो ये महसूस किया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ होंगे. मतलब सर जे थॉमसन का जो मॉडल था जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. अब ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको कटाक्ष मिला, इसको थोड़ा सा ब्रेक मिला. ठीक है, और हमने क्या कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी आउटर मोस्ट पार्ट and innermost या inner part should be proton because electrons can move out but protons can not be taken off. आई बात समझ में? एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा. प्रोटॉन को अगर हमने कहीं से हटा दिया या कम कर दिया तो उस न्यूक्लियस का नाम चेंज हो जाएगा, उस एटम का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और वही उसकी पहचान है. तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उस एटम की पहचान बनती. ठीक है, ओके. हाँ कहिए. प्रोटॉन्स को हिंदी में प्रोटॉन्स ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, शिवाजी को शिवाजी कहते हैं, महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप कहते हैं. नामों में परिवर्तन नहीं है. ठीक है, जो टेक्निकल टर्म्स है उनमें थोड़े बहुत भेद होते हैं. हाँ, क्या कहना है, कहिए. थोड़ा जोर से बोलिए. इलेक्ट्रॉन बाहर, ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं. अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से फ्रेम कर पा रहा हूँ, यही कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं, उस ऑर्बिट से थोड़ा सा पास या थोड़ा दूर क्यों नहीं हो जाते. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. अब इसका जवाब मैं फिलहाल आपको ये दूंगा. एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैं और तेजी से बोलूं, बाहर की आवाज आ रही. ओके भैया दरवाजा बंद कर दो, हालांकि खिड़कियां तो खुली हैं. अच्छा, खिड़की खुली है तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, चमक तो नहीं रही.
नवरात्र हो गई, रामनवमी हो गई, आज एकादशी है, 11 जिसको कहते हैं, लेकिन अभी भी झंडे और ये सब चालू है ना। चलिए अच्छा है। ओके, तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि देयर आर टू डिफरेंट फोर्सेस जो हम बैलेंस करते हैं। कोई भी वस्तु गोल क्यों घूमती है? फिजिक्स में इसका आंसर आपको मिलेगा कि देयर आर टू फोर्सेस विच वर्क आउट। ठीक है, मैं अगर आपको खींचूं अपनी तरफ और आप कोई ताकत न लगाएं तो क्या होगा? आप मेरी तरफ चले आएंगे। या अगर आप मुझे खींचे और मैं कोई उसका अपोजिट ताकत न लगाऊं तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन अगर सोचिए कि आप मुझे खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूं, तो परस्पर क्या होगा? आप और हम अपनी अपनी यथास्थान पर रहेंगे, बशर्ते हम अबाउट द फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर रहे। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो बराबर रहे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप अपने यथास्थान पर, मैं अपने स्थान पर। बात समझ में आई है ना? वो टग ऑफ वॉर होता है ना, रस्सी खींच, तो वो वाला खेल होगा और दोनों बराबर की ताकत लगाएंगे। आई बात समझ में? अब सर्कुलर मोशन जब होता है, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन जब होता है देयर आर टू फोर्सेस विच आर वर्किंग देयर। वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड अनदर इज काउंटर बैलेंसिंग विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो फोर्सेज होते हैं। तो सर्कुलर मोशन चलाने के लिए दो तरह के फोर्सेज होते हैं, सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लाता है, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से दूर ले जाता है। ये दोनों फोर्सेज बराबर होते हैं, इसीलिए वो एक निश्चित ऑर्बिट में ही गोल 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 घूमता है, न तो वहाँ से दूर जाता है न वहाँ से पास आता है। अगर जरा सा भी दूर गया तो पूरा बाहर चला जाएगा, जरा सा पास आया तो पूरा अंदर घुस जाएगा। तो ऑर्बिट निश्चित है। ऐसे ही जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हो गया, अच्छा पृथ्वी अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही है, लेकिन इसके बाद वाला जो अगर हम बात करें, मार्स है, जुपिटर है, इन लोग की बात करें तो ये भी अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अगर मार्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए या धरती आगे पीछे हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो जैसा है वो सेट है, ठीक है, तो वो एक निश्चित फोर्स है। अभी इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें अगर ये वीडियो कोई टीचर लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि सर बुद्धू बना रहे हैं। डेफिनेटली आई एम मेकिंग यू फूल, बिकॉज इसका पूरा आंसर देना क्लास 11th में प्रासंगिक होगा और आपको समझ में भी आएगा। व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग कूलम्बिक फोर्सेज, व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फोर्सेज विच आर वर्किंग ऑन इट। एक अकेला फोर्स जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। अगर एक फोर्स होता तो केवल एक डायरेक्शन में बात होती। यहाँ क्या हो रहा है? दो डायरेक्शन है। कैसी? एक सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन कैसे आता है? दो फोर्सेज लगते हैं, एक अंदर की तरफ एक आगे की तरफ। नहीं समझ में आए? इसको हमको आपको समझाते हैं। जैसे एक आप फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, नहीं एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में कहीं आप लोगों ने ऐसा खंबा वंबा देखा होगा, उस खंबे को कई बार बच्चे ऐसे पकड़ते हैं और गोल 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 घूमते रहते हैं। आप और हम भी घूमे हैं कभी ना कभी, है ना? मैं तो घूमा हूँ बहुत। तो वो पार्ट आप लोगों ने मतलब जीवन में खेला होगा उस तरह से, यस और नो? कभी किया है? अब आप सोचिए कि अगर आप उस खंबे को पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, आपने अगर अपना हाथ छोड़ दिया, ठीक है, अगर हाथ छोड़ दिया क्या होगा? किस तरफ गिरोगे? बाहर की तरफ फेंकाओगे आप, ठीक है। और आप गोल घूम रहे हैं तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा चल रहे हैं। आप कैसे चल रहे हैं? सीधा, ठीक है। अब जब आप सीधा चल रहे हैं तो आपको सीधा जाना चाहिए, आप गोल कैसे हो गए? तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से अपने आप को अंदर की तरफ खींचते हैं। कहां? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ खंबा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सिस। आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाथ से आपने पकड़ रखा है खंबा। और आप क्या होता है, आप जब आगे जाते हैं तो ये खंबा जो आपका हाथ है वो आपको कहता है भैया खंबे की तरफ आ जा। फिर आप आगे बढ़ते हो, वो कहता है नहीं खंबे की तरफ आ। फिर आप आगे बढ़ते हो, वो कहता है खंबे की तरफ आ, और एक सर्कुलर मोशन मिल जाता है। पूरी बात समझ में आई? ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल फोर्सेज इसमें काम करते हैं, लेकिन चार्ज को रोटेट करने के लिए जो फोर्सेज काम करते हैं वो इतने मैकेनिकल नहीं होते, उनमें चार्ज फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो आई होप लगभग जवाब मिल गया है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन इट विल कैरी एनी चार्ज और नॉट। क्या उस पर कोई चार्ज होगा? आंसर है
कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, जहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में 1 1 कहा है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी न्यूट्रल इन मैग्नीट्यूड, इट विल बी न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन का उतना ही है, लेकिन ऑपोजिट इन साइन। ओके, एंड देयरफॉर ओवरऑल एटम का कोई चार्ज नहीं होगा। इस पर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, जब मैं HCl इस पर एक्सप्लेनेशन दे रहा था। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने अपने अंदर ले लिया, इसने अपने अंदर ले लिया, तो उस तरह की कुछ बातें हम लोगों ने कवर की थी। ठीक है, हाँ बॉन्ड बनाए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? नहीं समझ में, फिर से बोलो, क्या बोलो? ओके, आपका सवाल है कि अगर दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, केमिकली किसी बॉन्ड के साथ अगर बंध जाते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना? तो उसके लिए जवाब है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, उसको एटम नहीं कहते। एटम तो अल्टीमेट पार्टिकल है, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोरीन का है, दोनों मिल गए तो फिर से उसको एटम नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक लड़का है तो उसको हम एक मनुष्य कहेंगे, और एक लड़की है जिससे उसकी शादी हो रही है, वो भी एक मनुष्य है। लेकिन दोनों की शादी होने के बाद जब बॉन्ड बन गया उनके बीच में, तो आप उसको क्या कहेंगे? एक आदमी बन गया? नहीं, वो तो बॉन्ड है ना, वो एक मॉलिक्यूल बन गया, एक ग्रुप बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसे एटम नहीं कहते, उसको हम नया नाम देते हैं मॉलिक्यूल। हालांकि इस पर आगे और चर्चा होगी अगले चैप्टर में, जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इन सब के ऊपर चर्चा होगी, तब इसका जवाब आपको और क्लियर मिल जाएगा। बट येस, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज एटम, इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल इन जनरल। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से इसका आंसर आपको फ्रेम करना है और एग्जामिनेशन में लिखना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट सजेस्ट्स द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं, 6 या 7 हैं, है ना? उसको पढ़ा था आपने? 6 है। ओके, सो 6 पॉस्टुलेट्स आर देयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बाद आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बात करता है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लगभग 60 से 70 साल बाद की बात है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जितनी कहानी है, राइट फ्रॉम सर J.J. थॉमसन एंड गोल्डस्टीन एंड ऑल, ये सारी कहानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 60 साल बाद। मतलब डाल्टन जब तक मर नहीं गया उसको ये पता ही नहीं था कि मैंने जो लिखा है वो गलत है। समझ गया? ठीक है, तो वो यही समझता रहा कि मैं जो कह रहा हूँ बहुत सही है, क्या थ्योरी दी है मैंने। तो यहाँ सवाल उठता है कि द व्हाट सजेस्ट्स द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने इसका जवाब दे दिया था कि पहले क्या कहा गया था कि एटम, मतलब डाल्टन के समय क्या कहा गया, एटम इज दैट विच इज अल्टीमेट, है ना, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब उसके और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है ही नहीं, ऐसा उसने मान लिया था। उसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि चार्ज भी नाम की कोई चीज़ होती है, उसको कुछ नहीं मालूम था। बट इवेंचुअली क्या हुआ, आफ्टर 60-70 ईयर्स डाउन द लाइन, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, विच वर ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच वर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको फिर इनके डिस्कवरी से अपने आप डाल्टन की थ्योरी फेल सिद्ध हो जाती है। आई बात समझ में? या डिस्कार्डेड हो जाती है। ऐसा ही इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर में अगर आए तो इस टाइप से आपको लिखना है। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। आपको अगर और अच्छे नोट्स आप खुद भी बना पाए किसी किताब की रेफ़र करके तो बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। ठीक है, कभी नोट्स पर डिपेंडेंट रहकर एक ही नोट्स पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करना है। आ रहे समझ में नहीं आ रहा है, पानी पीना है पी लो भाई, है ना, पानी पीने में पूछना नहीं है। ठीक। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच सजेस्ट्स दैट द एटम वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, ये माना गया था। बट the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside an atom lead to the failure of the aspect of Dalton's atomic theory. समझ में आ गई बात? It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom.
अब ये प्रासंगिक हो गया कि अगर ऐसा है कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो वो जमे कैसे रहते हैं, वो होते कहाँ हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और यहाँ से फिर हमारा एक नया चैप्टर चालू होता है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और मेरे ख्याल से इसके 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पर आ रहे हैं, है ना। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, जिनमें से सर जे थॉमसन का मॉडल सबसे बेसिक और फर्स्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बना। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि सर जे थॉमसन के पहले किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए और उन्होंने कोई पॉस्टुलेट नहीं दिए, बिल्कुल दिए थे, लेकिन फर्स्ट एक्सेप्टेबल कोई अगर हमें मॉडल मिलता है तो वो सर जे थॉमसन का है, और वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो अब बात आती है कि भैया व्हाट इज़ द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इनका मॉडल क्या है। जे थॉमसन्स मॉडल वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। किसी एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए ये पहला एक प्रॉपर मॉडल बताया गया। He proposed the model of an atom to be like a Christmas pudding. The electrons in the sphere of positive charge were like, अब जो भी होता है वो इसको कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जैसे उसके अंदर होते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। व्हेन वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है। तो तरबूज कैसा होता है, जिसमें बीजें जो हैं वो उसके अंदर धसी हुई होती हैं बीजें। ऐसा नहीं कि आपने आम की जैसे भैया चूसा और गुठली निकाल के फेंक दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वे, ओके। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ओवरऑल लाइक अ रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। जो खाने योग्य पार्ट है, एडिबल मतलब खाने योग्य, तो जो खाने योग्य पार्ट है लाल वाला हिस्सा, उसको जे थॉमसन ने कहा कि वो मान लीजिए कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, ठीक है। और क्या कहा, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेडिड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। फिर उनका जो मॉडल है उसको उनका प्रपोजल दिया गया, द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ये एम्बेडेड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब इसका मॉडल लिखें तो ये शब्द अवश्य लिखें, एम्बेडेड, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके ऊपर एक सवाल हम लोगों ने पहले भी देखा था, ठीक है। तो आगे जे थॉमसन जी के हिस्ट्री पर आता है कि हु वॉज जे थॉमसन, एंड फॉलोड बाय रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ एटम। इसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। आज यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। आई होप आप लोगों को जो समझाया गया वो प्रॉपरली एंड थॉरोली समझाया गया और समझ में आया, है ना। अब ये वीडियो बन रहा है तो डेफिनेटली जो डाउट, अगर जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनके डाउट्स बाद में आएंगे, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालकर हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। आज यहाँ पर हम रोक रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया जो बच्चे ऑफलाइन बैठे, ठीक। सो लेट्स क्लोज, थैंक यू एंड टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम।